डील करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम जनरल टेम्परेचर की बात करते हैं तो प्लाज्मा में हम टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो थे वो इसी से रेलेवेंट थे कि हम किस तरह से टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें वैसे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, अभी मैंने उस लेक्चर को आपको एज इट इज़ ऐसे ही स्क्रीन शेयर पे ही दिखाया है। तो आप लोग वो स्टेप्स जो हैं फॉर 1 डायमेंशन एंड फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है, वो सेम रिपीटिशन है, यानी कि पहले अगर आप 1 डायमेंशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद वही वाली जो कैलकुलेशन है वो 3 डायमेंशन के लिए रिपीट की हुई है, ठीक है। तो आप लोग उसको लेक्चर को देखें, सुने उस कैलकुलेशन को। अगर आपको उसमें कोई आप उसको सॉल्व करें कॉपी पे, अगर आपको उसमें कोई इंटीग्रेशन में या कैलकुलेशन में इशू आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। उससे मैं फिर उसको आपको मैं खुद सॉल्व करके तो उसको सेंड करूँगी, लेकिन उससे पहले आपने सॉल्व करना है अगर कहीं इशू आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि जो डेफिनेशन हमने बनाई थी टेम्परेचर की, वो यही थी कि जो आपका टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में, वो एक्चुअली किस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हमने सिंगल 1 डायमेंशनल केस स्टडी किया, उसमें हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की, और उसके बाद हमने 3 डायमेंशनल जो था वो केस कंसिडर किया और इस डेफिनेशन को प्रूव किया कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमने कन्वर्जन भी बताई थी कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को टेम्परेचर में और टेम्परेचर को एनर्जी में, ठीक है। तो उसी की कंटिन्यूटी है ये, आगे जो हम उसी की ही डिस्कशन में चलेंगे, जो उसके जो कैलकुलेशंस हमने कुछ की थी उसके कह लें कि आप थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। अब हमने उसमें कंसिडर किया था कि जो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हर आयन या इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट उसकी स्पीड होगी, डिफरेंट उनकी वेलोसिटीज़ होंगी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब आप प्लाज्मा कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करते हैं, आपस में भी कोलिजन करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जहाँ पे गैस को कंटेन किया होता है या प्लाज्मा को कंटेन किया होता है उसमें वो कोलिजन कर रहे होते हैं। तो कोलिजन की वजह से जो आपके प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। तो किसी की कोलिजन की वजह से स्पीड स्लो भी होती है। जब पार्टिकल कोलिजन करते हैं तो आपको पता है कि वो कोलिजन में अपनी एनर्जी भी लॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी कम होगी तो उसके हिसाब से जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। एक फास्ट मूविंग अगर पार्टिकल है और एक स्लो मूविंग है तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट है और दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं पार्टिकल्स की। तो आप नहीं कह सकते कि प्लाज्मा के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने आयंस हैं वो सब के सब जो हैं उनके पास एक ही वेलोसिटी है या एक ही उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट स्पीड्स। तो उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको सिंपल एवरेज के तौर पे बात तो नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास 5 या 6 पार्टिकल्स हों और आपके पास थोड़ी-थोड़ी वेरिएशन से उनकी वेलोसिटीज़ हों, तो आप उनकी एवरेज जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उनकी आप वेलोसिटीज़ को या उनकी आप एनर्जी को सिंपली नॉर ऐसे एवरेज नहीं ले सकते जैसे आप मैथमेटिक्स में एवरेज लेते हैं। तो हम इस पे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है एमबी। एमबी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, अब आपने क्योंकि लेक्चर नहीं सुना प्रीवियस वाला, तो ये आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने जो प्लाज्मा के अंदर पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज और स्पीड होने की वजह से हम इस पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो अप्लाई। तो उसके लिए हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई किया। अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक दफ़ा वो प्रीवियस डायग्राम दिखा देती हूँ, वरना उसके उसके बगैर आगे कंटिन्यू नहीं हुआ।
जी, ये वाली फिगर है जो कि आपको कोई ये कर्व नज़र आ रही है। ये कर्व जो है ये ग्राफ़िकल एनालिसिस होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको भी हम बोलते हैं। और जो हम फ़ंक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। बेहतर होता कि अगर आप एक दफ़ा ये वाली सुन लेते। ये हमारे पास होता है फ़ंक्शन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन के मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा में अंदर डिफरेंट आपके पास पार्टिकल्स हैं, हर एक की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, तो उसको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, जो कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप लिखें, वेलोसिटी के लिए आप लिखें या एनर्जी के लिए लिखें, किसी के लिए भी लिखें, तो वो एक्चुअली बताएगा कि जो पूरा सिस्टम है आपका उसके अंदर ये क्वांटिटी जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि हम वेलोसिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके हम कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं, तो हम उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए कि प्लाज्मा के अंदर हर डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ हैं, तो ओवरऑल वो क्या करते हैं, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है? ये जो होती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको हम बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। इसमें आपको सेंटर में ये मीन पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है? और ये कर्व जो है इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा फंक्शन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपको एवरेज वेलोसिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि किस तरह से जो वेलोसिटीज़ हैं वो मैक्सिमम से लेके मिनिमम जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही हैं इस वक़्त प्लाज़्मा के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे ये कर्व जो है ये हमने अपने इस प्रीवियस टॉपिक के हिसाब से डिस्कस की है कि अगर आपने मैक्सवेल फंक्शन लेके यहाँ पे ये देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला ड्राइव किया था, और बाद में फिर हमने इसको डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को चेंज करने से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ये सारा प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका दोबारा से आपको थोड़ा-सा बता रही थी। तो पहली बात तो मैंने ये की है कि डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद होने की वजह से वहाँ पे आप उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होने की वजह से हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन प्लाज्मा की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, तो प्लाज्मा की डेफिनेशन में ये है कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल्स, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि वो पार्टिकल, अगर तो सारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते, तो फिर तो आपने वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना था, ठीक है? तो और इलेक्ट्रॉन सबकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन अब क्योंकि प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयंस भी हैं, तो इन सब के लिए जो आप डिफरेंट जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको आप टीई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप आयंस के टेम्परेचर की बात करेंगी तो उनको टीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जब आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरे प्लाज्मा के लिए एक नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इलेक्ट्रॉन के लिए अलहदा से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करेंगे, और आयंस के लिए आप सेपरेटली डिफाइन करेंगे, ठीक है? क्योंकि दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हर एक पार्टिकल्स के अपने कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स हैं, तो इसलिए उन टेम्परेचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैंने आपको जो ऊपर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी वो दिखाया है मैंने आपको फंक्शन, उसमें आपने देखा होगा कि उसकी एक्सपोनेंशियल में टेम्परेचर आ रहा है। तो अगर आप आयंस के लिए वो लिखेंगे फंक्शन, तो फिर टेम्परेचर वहाँ पे टी की बजाय टी आई होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे तो फिर वो टी ई होगा, ठीक है? तो अब हम ये कहते हैं कि जो आपका प्लाज्मा है, इसको आप नॉर्मल गैस में आप ये कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में सारे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो टेम्परेचर होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है? लेकिन प्लाज्मा के केस में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर्स मौजूद हैं, ठीक है? अब एक चीज़ ये भी हम डिस्कस करते हैं कि आयंस जो होते हैं वो मैसिव होते हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? आपको पता है कि जब आयोनाइजेशन होती है तो एक पूरे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, तो रिमेनिंग आपके पास जो एटम बचता है उसको आप पॉजिटिव आयन कहते हैं, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है रिलीज होता है उसको आप नेगेटिव आयन बोलते हैं। तो एज कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आयंस जो होते हैं वो हैवी होते हैं, वो मोर मैसिव होते हैं, उनका मैस ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम उन आयंस को
के लिए ये कहते हैं कि उनका मास ज़्यादा होता है लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस मैसिव हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और इसलिए उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम ये कहते हैं कि ओवरऑल प्लाज्मा के अंदर जो टेम्परेचर है उसे इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेचर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो ओवरऑल आपको एवरेज बिहेवियर नज़र आएगा टेम्परेचर का, उसमें ज़्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर सारा ही प्लाज्मा आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको एक्सप्लेन करना आसान है, और अगर सारा ही प्लाज्मा आपका आयन हो तो भी एक जैसे ही पार्टिकल है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या केस है कि प्लाज्मा अकेला तो कोई आयन उसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। प्लाज्मा की डेफिनेशन ही तब कंप्लीट होगी जब उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल्स तीनों मौजूद हों। सम केसेस में जब आपका फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा होता है जिसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन हुई होती है, वहाँ पे आप अगर फॉर द टाइम बीइंग आप ये कहें कि न्यूट्रल एटम रहते ही नहीं है, सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं, तो तब आपके सिर्फ ये हो सकता है कि न्यूट्रल एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स और आयन करते हैं। लेकिन नॉर्मली जितना भी हमारे पास प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है, लेबॉर्ट्री प्लाज्मा है, जितना भी हम जनरेट करते हैं प्लाज्मा, उसमें इलेक्ट्रॉन, आयन और न्यूट्रल्स तीनों स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है। तो इसलिए इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद होने की वजह से ओवरऑल बिहेवियर को आप टेम्परेचर का इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 टेम्परेचर के नाम बताए हैं, एक टीआई और एक टीई। आप सिंपल बताएंगे टीआई तो आयंस की वजह से टेम्परेचर है, और ई जो है टीई वो इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर है जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टेम्परेचर से रेलिवेंट अगर हम प्लाज्मा को किसी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में रख दें या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, या आपका सिस्टम जो है वो ऐसे चैम्बर में रखा जाए जहाँ पे एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है। तो जब आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में उनकी जो मोशन है वो मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। कोई सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन इस तरह से बन जाती है कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड मैं के पैरेलल जी मैम पाथ ऑफ मोशन चेंज होता है ना, स्पीड तो चेंज नहीं होगी। डिपेंड्स के वो अब जब आप सर्कुलर मोशन में बात करेंगे, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जी। हो सकता है कि जब बहुत सारे अब एक पार्टिकल की तो बात नहीं हो रही, प्लाज्मा में तो हाई डेंसिटी है तो डिफरेंट यस मैम। पार्टिकल्स हैं, तो मे बी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन उनकी कोलिजन ज़्यादा होना शुरू हो जाए। ठीक है। और कोलिजन जो है वो उनकी स्पीड को भी इफेक्ट करें। ठीक है। यस और मैम। उसके बाद अलावा उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऐसे भी हो सकती है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर करें, हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। 50 इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर करें, 50 में से 20 जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें और बाकी जो रिमेनिंग 30 हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। तो अब यहाँ पे दो टेम्परेचर एक क्वांटिटी के मजीद दो टेम्परेचर हो जाएंगे। ठीक है। हो सकता है जो पैरेलल यस मैम। डायरेक्शन में मूव कर जो पार्टिकल पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उन पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो कम आता है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं उन पे इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा आता है। ठीक है। तो इफेक्ट किस पे आएगा, उनकी मोशन पे आएगा, उनकी स्पीड पे आएगा, उनकी वेलोसिटीज पे आएगा। तो इस वजह से जो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर मूव करेंगे उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्दर यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से टेम्परेचर और मॉडिफाई हो गया। तो अब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर और उसमें जो पार्टिकल्स परपेंडिकुलर और पैरेलल मूव करेंगे। तो फिर आप उस टेम्परेचर को सिंपली टीई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसमें उसका जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब आप लिखेंगे तो फिर उसमें आप उसका पैरेलल और परपेंडिकुलर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि पूरे प्लाज्मा को आप एक टेम्परेचर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ स्पीशीज टेम्परेचर डिफाइन होगा, और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर है ओवरऑल प्लाज्मा का वो डिफाइन होगा। ठीक है।
लिखा हमने उसको किस फॉर्म में, मैक्सवेलियन फंक्शन में। और मैक्सवेलियन फंक्शन में हम क्यों लिखते हैं, जब आप दोबारा से पीछे लेक्चर सुनेंगे, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करके फिर हम उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार इक्वेशन आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये है ई एवरेज का फार्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसको हम बोलते हैं। और ये एवरेज निकालने के लिए हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही सिंप्लीफाई किया है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा करके। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आती है, हाफ के टी के इक्वल। टी इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर है, और के जो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने इसको रिलेट कर दिया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। आप कह सकते हैं कि आप टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा कैन बी मेजर्ड बाय द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा। यहाँ से आप k/2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ई एवरेज ओवर k/2 आ जाएगा, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा इन टर्म ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो प्लाज्मा में टेम्परेचर की डेफिनेशन जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर? सुन रहा है कोई? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके जी। इसी को आगे मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, इलेक्ट्रॉन एंड आयन टेम्परेचर्स। अभी भी मैं टेम्परेचर की ही बात की है, उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। प्लाज्मा जो है वो किस तरह से जनरेट हो सकता है, आप लोगों के ज़हन में क्या आइडिया है? अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर सुना है तो प्लाज्मा को हम मैम किस आपकी तरह से, आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? नो मैम। आनी तो चाहिए। आ रही है मैम, आ रही है। हम इतना हैवी टेम्परेचर जनरेट नहीं कर सकते कि अब उसको लेबॉर्ट्री में जनरेट करें, लेकिन कर सकते हैं। हमने अभी तक डिस्कस यही किया कि हम एक स्टेट से अगली स्टेट में जाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस टू आयोनाइजेशन, और आयोनाइजेशन आपका प्लाज्मा जनरेट करता है। ठीक है, तो हम थर्मली भी प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं, और बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक मोस्ट कॉमन मेथड है। अगर आप हाई टेम्परेचर्स पे नहीं जाना चाहते, आप लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा को जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मेथड अभी जिन्होंने बोला कि वो आपका हाई टेम्परेचर है, इसको हम बोलते हैं थर्मल आयोनाइजेशन के ज़रिए। दो तरह से प्लाज्मा आपका होता है जनरेट, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए और दूसरा थर्मल आयोनाइजेशन के लिए। दोनों में फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब के ज़रिए आप करेंगे तो टेम्परेचर आपके कम होंगे, लेकिन थर्मल आयोनाइजेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, थर्मल टेम्परेचर में थर्मल आयोनाइजेशन में हाई टेम्परेचर जो है वो मेन कंडीशन है प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे जो है वो डिफाइन किया कि प्लाज्मा में तीनों स्पीशीज मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयंस भी हैं और न्यूट्रल्स भी हैं। ठीक है, और इन तीनों एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कलेक्टिवली बिहेव करता है। उसमें इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं कर सकते, आयंस इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं कर सकते। ये सब तीनों पार्ट टाइप की जो स्पीशीज हैं या पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, और ये कलेक्टिवली बिहेव करते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हम ये कहते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज होने की वजह से ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी जो है वो दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम, जब आप किसी भी गैस की बात करें या आप किसी भी लिक्विड की बात करें तो आप उसको कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ये वर्ड आपने सुना होगा, थर्मोडायनामिक्स में आप ये बात करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो एट थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, हम सारे का सारा अपने जो पार्टिकल्स होंगे गैस के या फ्लूइड के, उसको हम एक रूम टेम्परेचर पे सबकी कंसिडर कर लेते हैं, उनका टेम्परेचर भी, उनकी वेलोसिटी भी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, लेकिन हम ये जो आपके तीनों डिफरेंट स्पीशीज होने की वजह से प्लाज्मा के अंदर जो है वो
नॉन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सारे के सारे स्पीशीज मैं पीछे भी डिस्कस करके आई हूँ कि इनका टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। और इनकी इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, उनकी वेलोसिटीज भी वो डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे ये भी पॉइंट बता दिया कि हम आयंस आपके मैसिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बारे में कंसिडर किया जाता है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द आयंस। और जो आयंस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो न्यूट्रल पार्टिकल से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक चेन बनती है या एक सीरीज बनती है, जिसको हम सिंपली अगर सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द आयन मीन kinetic energy, temperature of the electron, or temperature of the electron is greater than the temperature of the ion, and the temperature of the ion is greater than the temperature of the neutrals. तो टेम्परेचर जब एक दूसरे से इनकी हम इस तरह से सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी बोला टेम्परेचर जो है इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड नहीं, सॉरी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही वर्ड हमने बोलना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल्स, ठीक है। अब इनके मैंने एज डिस्कस अर्लियर के इलेक्ट्रॉन और आयन के जो थर्मल टेम्परेचर हैं या इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जीज हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। आयंस आर मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनका जो वेलोसिटीज हैं वो भी कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ केसेस में ये हो सकता है कि जो आयंस का जो आपका टेम्परेचर हो, रेयर केसेस में आयन का टेम्परेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अभी जब आप कंसिडर करते हैं प्लाज्मा के अंदर इन सारे स्पीशीज को एट द सेम टाइम, तो ये एक दूसरे के साथ कोलिजन्स भी करते हैं और इनकी आपस में कोलिजन्स भी होती है। और आपको पता है जब एक हम कंसिडर कर लें, सपोज कि एक मैस है कैपिटल एम, ठीक है, और वो कोलिजन करता है किसी दूसरे मैस के साथ जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कोलिजन के दरमियान कोई ना कोई एनर्जी जो है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो उस पार्टिकल के पास मौजूद होगी वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एम जो स्मॉल एम है इसके पास एनर्जी है, ये कोलिजन करेगा कैपिटल मैस एम के साथ। इसको आप समझ लें कि लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका आयन है, तो ये जब कोलिजन करेगा एम के साथ तो अपनी एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन जो है वो इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन जो ट्रांसफर होती है उसके बारे में न्यूमेरिकली यहाँ डिस्कस किया गया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में भी ये आएगा कि वो कितनी होती है 4m/m, यानी कि जितनी उसकी एनर्जी है उसमें से कितनी फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसफर करता है। तो प्लाज्मा के लिए ये वैल्यू निकाली गई है कि आयन और इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं या कोलिजन करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो किस ऑर्डर की होती है? 10 × 10⁻³ पर ए आपका क्या है? एटॉमिक वेट, यानी कि मैस नंबर ऑफ द एलिमेंट जो जिससे आपका जो आयन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आपने जो भी गैस ली है या जो भी आपने वो एटम कंसिडर किए हैं, हीलियम की है या कोई और गैस कंसिडर की है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। उसी को आपने बाद में हाई टेम्परेचर दे के या डिस्चार्ज दे के, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे के आपने उसको प्लाज्मा बनाया है। तो जिस एटम से आपके आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उस एटम का एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन से हम बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी कोलिजन के दरमियान एक पार्टिकल जो है वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, मैस कम है और एनर्जेटिक ज़्यादा है एज कंपेयर टू द आयन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर एनर्जेटिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की लॉस करने के लिए। तो वो एनर्जी लॉस किस कंडीशन में करेगा या किस सूरत में करनी है, किस फॉर्म में होगी? कोलिजन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो फिर बहुत सारी कोलिजन्स करेगा अपनी एनर्जी को लॉस करने के लिए, मोर एंड मोर कोलिजन, ठीक है। तो एनर्जी जो है कोलिजन के दरमियान एक्सचेंज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आयन को एनर्जी देगा और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन जहाँ किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ले रहा होगा वहाँ से वो रिसीव भी कर रहा होगा, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है
आपने अगर प्लाज्मा जनरेट किया है डिस्चार्ज के जरिए, तो आपने बाहर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स उसको लगाया है, ठीक है, जिसके जरिए आप डिस्चार्ज जो है वो क्रिएट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जी बाहर से ले रहा है और अपनी कुलयन जब वो आगे करेगा तो उस कुलयन के दरमियान उसकी एनर्जी जो है वो आयन को ट्रांसफर करेगा। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा होता है प्लाज्मा के अंदर। एनर्जी गेन भी कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन और लॉस भी कर रहा होता है थ्रू द कुलयन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वैसे तो इसमें टेम्परेचर दोनों के डिफरेंस होते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है जो हाईली आयोनाइज्ड प्लाज्मा होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आयन का टेम्परेचर रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, लेकिन ये रेयर केसेस है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये उन केसेस में होता है जहाँ पे आप हाई पावर्ड और शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप बहुत सारी पावर दे रहे हो, पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रहे हो और डिस्चार्ज को बहुत थोड़े टाइम के लिए आपने प्रोड्यूस करवाना है। तो नॉर्मली ये कहाँ पे हमें नज़र आता है, ये जो थर्मोन्यूक्लियर डिस्चार्जेस होते हैं, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर करने की कोशिश की जा रही होती है, फ्यूजन का जैसे प्रोसेस है, तो वहाँ पे फॉर द हाई पावर और शॉर्ट जो आपके डिस्चार्जेस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो वहाँ पे हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आयन का जो टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रॉन से आगे चला जाए, बट नॉर्मली प्लाज्मा में, लेबोरेटरी प्लाज्मा में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो एक तो हमने टेम्परेचर को डिफाइन कर लिया कि हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए, किस टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो हमने पीछे दोनों टॉपिक में कर लिया, फॉर डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल केस में भी और 3 डायमेंशनल केस में भी। एक और हमारे पास टेम्परेचर का एक्सप्रेशन है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर को के उसके लिए एक और एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, वो थोड़ा स्लाइटली उससे डिफरेंट होगा। वहाँ पे आपने क्या किया था, वहाँ पे हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया, फिर उससे हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली और एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन बनाई। तो यहाँ पे हम जो है काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे, और लेकिन हम इसको मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से नहीं बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन करके हम टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो वहाँ यहाँ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसको उस मेथड से नहीं करने लगे, हम इसे दूसरे मेथड में करेंगे। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की है जो कि डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगी प्लाज्मा के अंदर। हमने कोई एक्सटर्नल एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन है प्लाज्मा के अंदर वो एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। एनर्जी जो गेन करेंगे वो क्या अमाउंट उसकी होगी, ई, कैपिटल ई वी डी पर सेकंड, वो इतनी एनर्जी जो है वो गेन करेंगे। आपने डिस्चार्ज क्रिएट किया हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक सोर्स दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है, और डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो अब उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो एनर्जी गेन करेंगे, और पर सेकेंड जो एनर्जी गेन होगी वो इतनी है। इसमें ई क्या है, ये आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इसमें स्मॉल ई क्या है, वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। वी डी इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपकी एनर्जी उसने गेन की है, ये इक्वल होनी चाहिए उस फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो कुलयन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दफ़ा ये बात रिपीट की है कि कुलयन के दौरान वो कुछ फ्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की लॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इस डिस्चार्ज में पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू द उस फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन अपने कुलयन में लॉस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये रिलेशन बनेगा, ई ई वी डी इज इक्वल टू के हाफ एम ई वी आर स्क्वायर ओमेगा सी। यह आपको रिलेशन नजर आ रहा है, वैसे तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे के जो है हम इसे कांस्टेंट ले रहे हैं, ओमेगा सी यहाँ पे हमारी कुलयनल फ्रीक्वेंसी है, सी स्टैंड्स फॉर कुलयन, ठीक है। आगे जाएंगे तो आपको ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे ये कुलयनल फ्रीक्वेंसी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कुलयन करता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वी डी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही थी, जबकि वी आर जो है वो यहाँ पे रैंडम वेलोसिटी है, ठीक है। अब जी यहाँ पे हम अभी डेफिनेशन हमने यूज करनी है इसकी, ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने 3 डायमेंशनल केस में पीछे प्रूव किया है
ये आपकी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, 3 डायमेंशन में ये 3/2 KTE होता है। TE जो है वो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। और ओमेगा सी की डेफिनेशन हमारे पास है VR/λ ई। लैम्डा ई इसमें है किसी भी गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए मीन फ्री पाथ। वैसे आपने एंगुलर जैसे आपने उसका रिलेशन पढ़ा हुआ है V=R ओमेगा, तो R उसमें आपका डिस्टेंस होता है। अगर आप उससे कंपेयर करके देखें तो ये वैसा ही रिलेशन बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको कोलाइनल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ये आपकी रैंडम वेलोसिटी है और ये आपका मीन फ्री पाथ है फॉर इलेक्ट्रॉन इन द गैस, ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम करेंगे 1.6 में। और यहाँ पे एक दो रिलेशन और हम डिफाइन कर दें जो हमने सब्स्टिट्यूट करने हैं। ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे तो आप ये वाला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो थर्मल टेम्परेचर का फार्मूला है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। VD की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD जो होती है वो किसके इक्वल होती है, म्यू ई के इक्वल होती है। और म्यू आपका क्या होता है, मोबिलिटी होती है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी जो है वो उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोबिलिटी किसके इक्वल होती है, E/me ओमेगा सी। अगेन ओमेगा सी आपकी कोलाइनल फ्रीक्वेंसी, me जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ओमेगा सी की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो ये तीन क्वांटिटीज जो हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करके 1.6 में तो ये फॉर्म जो है वो लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे आपने हाफ ME VR² की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ पे आप अब ये इस स्टेप में आपने क्या किया, ये म्यू की जगह पे यहाँ मोबिलिटी की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट की है आपने, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ओमेगा सी है ये दूसरी साइड पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ओमेगा C² बन जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि यहाँ से ओमेगा सी को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं तो ये ओमेगा C² बन गया है, ठीक है। तो E²/m=K3। तो ओमेगा C² की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी VR²/λE², ठीक है। अगेन इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये λE² को हम इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आए और ये ME जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। तो K3/2 KTE ME VR², ये फिर से हमारे पास ऐसी फॉर्म बन गई कि जिसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे अगर आप यहाँ से MEVR² की वैल्यू निकालना चाहें, ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो MEVR² = 3 KTE। तो जब आप 3 KTE की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9/2 K² TE²। ये MEVR² की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, 3 KTE। तो ये आपके पास बन जाएगा 9/2 K² और TE², ठीक है जी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये सारा हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर निकालना है, बाकी सारी क्वांटिटीज जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये TE² है तो आप दूसरी साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो 2 एज इट इज़ आ गया। E² आपका E बन गया, फिर कैपिटल E² भी आपका E बन गया और मीन फ्री पाथ स्क्वायर जो आपका वो λE रह गया। अच्छा, और ये भी आपका यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ये भी K² आपका K रह जाएगा। तो ये सारी क्वांटिटीज में आपके पास 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, कैपिटल K कांस्टेंट, E कांस्टेंट, ठीक है, और √2 कांस्टेंट। ये सारी क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट है। इसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आपने C से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। √2, 3K और K और ये चार्ज E, ये सारी आपकी क्वांटिटीज जो हैं वो C से रिप्रेजेंट हो गई। यहाँ पे अब आपने मीन फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल